स्विच इज क्लोज्ड एट t इक्वल्स टू 0। तो मैंने वो पूरा डेरिवेशन करके बताया था। एट द एंड में हमारा ये खाली एक वैल्यू आया था कि करंट इज गिवन बाय, ये पूरा इंटीग्रेशन से किया था हमने, और लास्ट में करंट मिला था, करंट एट एनी टाइम t, करंट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। E अपॉन R आया था कुछ 1 माइनस e रेज़ टू माइनस R t डिवाइडेड बाय L। एक बार चेक करो ये एक्सप्रेशन आया था क्या? यहाँ तक सबने लिखा है देखो। यस सर। ठीक है, इसमें भी खाली हमको ये जो है ना E बाय R दिख रहा है, ये इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं कि ये क्या है E बाय R, एंड देन आगे बढ़ेंगे उसके बाद। सी, होता क्या है कि स्टार्टिंग में जब ये करंट ऐसे स्टार्ट होता है ना, ये स्टार्टिंग में करंट जब फ्लो करना शुरू करता है, तब मैंने बताया था कि इंडक्टर जो है, इंडक्टर इसको अपोज करता है। इंडक्टर में बैक ईएमएफ बनती है, इंड्यूस ईएमएफ, जो करंट को अपोज करती है। करंट को नहीं, उसकी ग्रोथ को अपोज करती है एक्चुअली। तो स्टार्टिंग में तो इसको अपोजिशन मिलता है, लेकिन ये जो करंट है ना, एज अ टाइम पासिस, जैसे टाइम पास होता है, ये करंट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, एंड कुछ टाइम के बाद जो करंट है ना अपने मैक्सिमम पे पहुंच जाता है। ठीक है, करंट बढ़ते बढ़ते अपने मैक्सिमम पे पहुंच जाता है और थोड़ी देर के बाद कांस्टेंट हो जाता है। वो जो कांस्टेंट करंट होता है ना, उसको मैं I0 से डिनोट करता हूँ। सपोज I0 इज अ फाइनल कांस्टेंट करंट, तो I0 को बोलते हैं स्टेडी करंट। I0 का नाम क्या रहता है? स्टेडी करंट, फाइनल जो करंट रहेगा सर्किट में। ठीक, तो एक बार बताओ, मैंने जैसे बताया कि थोड़ी देर के बाद करंट है ना कांस्टेंट हो जाता है, कांस्टेंट फ्लो होता है। करंट अगर कांस्टेंट हो गया ना, तो फिर ये इंडक्टर उसको अपोज नहीं करेगा। इंडक्टर इंडक्टर विल नॉट गिव एनी ऑपोजिशन, क्योंकि करंट कांस्टेंट फ्लो हो रहा है। करंट जब चेंज होता है ना, चेंज को इंडक्टर अपोज करता है। तो करंट जब ये हो जाता है ना कांस्टेंट, तब इंडक्टर की तरफ से कोई ऑपोजिशन नहीं मिलता है, जैसे एज इफ ये है ही नहीं। ठीक है, तो एक बात बताओ, जब ये करंट कांस्टेंट हो जाएगा, लेट्स से दिस करंट इज फ्लोइंग I0, तो इंडक्टर उसको अपोज नहीं करेगा, तो सिर्फ इस करंट को कौन सी ऑपोजिशन मिलेगी? ये मिलेगी ना, R। तो उस टाइम पे अगर आप ऐसे करोगे, ईएमएफ अपॉन R करोगे, E डिवाइडेड बाय R, तो उससे I0 मिल जाएगा ना। को मालूम है ना, टोटल ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस गिव्स यू करंट ना, तो E बाय R से I0 मिल जाएगा। तो एक्चुअली में जो ये E बाय R है ना, इसको मैं I0 लिख सकता हूँ, वेयर I0 इज अ फाइनल स्टेडी करंट इन अ सर्किट। ठीक है, साथ में ये 1 माइनस E रेज़ टू माइनस T। तो देखो यहाँ पे R बाय L भी है, देखो इधर इसमें देखो, जो R है वो न्यूमरेटर में है ना, यहाँ पे इस R को अगर मैं डिनोमिनेटर में शिफ्ट करूं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ध्यान से देखो, इसको स्टेप को कंपेयर करो, समझ में आ रहा है? हम्म। अब ऐसा क्यों लिखा है मैंने, मतलब ये जो R है न्यूमरेटर में, इसको नीचे क्यों शिफ्ट किया यहाँ पे, वो मैं बताता हूँ। लेकिन देखो मैंने यहाँ पे L अपॉन R लिखा है। सपोज ये जो L अपॉन R है ना, यहाँ पे L अपॉन R कांस्टेंट होता है, L अपॉन R तो कांस्टेंट होता है किसी भी सर्किट के लिए। ये देखो, ये जो L की वैल्यू है वो फिक्स होती है, रेजिस्टेंस भी फिक्स रहता है, दे डू नॉट चेंज विथ टाइम। L अपॉन R ये जो रेशियो है, इट्स अ कांस्टेंट, इसको हम लोग डिनोट करेंगे ये सिंबल से। L बाय R की जगह मैं ये सिंबल यूज करता हूँ। ठीक है, ये सिंबल हम टॉर्क के लिए यूज करते हैं ना, फॉर टॉर्क, ये यूज करता हूँ, इधर डाल देते हैं। ऐसा क्यों किया है वो आगे समझ में आ जाएगा। ठीक है? तो करंट इज इक्वल टू I0 1 माइनस E रेज़ टू माइनस T, ये डिवाइड में ना L बाय R, उसकी जगह ये टॉर्क पुट करना है, टॉर्क का सिंबल।
थोड़ा फर्क देखो सिंबल में, तो ऊपर टी है, नीचे टाउ है, ठीक है, थोड़ा फर्क है, वो ध्यान से देखो। तो ये एक्सप्रेशन आ गया, बराबर। हम्म? ये जो टाउ है ना, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। फिलहाल ये रखो इसको दिमाग में, हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम्म, अब मैं इसका थोड़ा मतलब समझा देता हूँ। देखो, अगर किसी भी इक्वेशन में अगर सपोज ऐसा आ रहा है कि करंट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, सपोज अगर कोई भी एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आता है ना, तो यहाँ पे देखो ई रेस्ट टू माइनस पावर है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि जो करंट है ना, करंट एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, करंट इज डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली विद टाइम। अगर ई रेस्ट टू माइनस पावर होता है, ऐसा आपने देखा होगा दूसरी जगहों पे रहता भी है ये, लेकिन अगर ई रेस्ट टू माइनस नहीं है, वन माइनस ई रेस्ट टू माइनस टी ऐसा है, ये देखो दोनों में डिफरेंस है। अगर ऐसा है ना, तो फिर ये जो चीज है, ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होती है टाइम के साथ, इट्स एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग, ठीक है। ई वाला जो टर्म है ना, ई वाला, ये टर्म डिक्रीज होता है टाइम के साथ, ये डिक्रीज होगा तो ओवरऑल ये जो ब्रैकेट है, वन माइनस दिस, ये ओवरऑल ये ब्रैकेट इंक्रीज होता है। तो इसको देखेंगे ना, अगर ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा टर्म, तो मतलब करंट जो है सर्किट में, वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है, ठीक है, बाय लुकिंग एट इट। करंट का अगर मैं ग्राफ बनाऊं ना, करंट वर्सेस टाइम का, ये है करंट इन द एलआर सर्किट वर्सेस टाइम, ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ये होती है एक्सपोनेंशियल इंक्रीज। अब स्टार्टिंग में बहुत जल्दी जल्दी बढ़ता है, बाद में ये कांस्टेंट हो जाता है ऑलमोस्ट। ये ग्राफ है करंट का, ठीक है। पहले यहां तक समझ के लो, फिर हम लोग ये जो टॉर्क लिखा है एल अपॉन आर को, उसको समझा दूं मैं, ठीक है। यहाँ तो जो लिखना है लिख लो पहले, ठीक है। हम्म, हो गया। हम्म, हम्म। तो देखो टॉर्क को डिस्कस कर लेते हैं, वो जो एल अपॉन आर को लिखा था वो क्या है। सी, हमारी फॉर्मूला अल्टीमेटली ये आ रही है, टी डिवाइड बाय टाउ है, ठीक है। टाउ मैंने किसकी जगह लिखा था, एल अपॉन आर की जगह, ठीक है। चलो इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं क्या है। देखो, ये जो एल अपॉन आर का रेशियो है ना, ये एल अपॉन आर का जो रेशियो है, इसको रेशियो को टाइम कांस्टेंट कहते हैं, इट्स नोन एज टाइम कांस्टेंट, ठीक है। ये देखो, टाइम कांस्टेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो एक्चुअली में एल अपॉन आर का जो रेशियो है ना, इसका अगर तुम यूनिट निकालोगे, यूनिट यूनिट सेकेंड्स में आएगा। एज एन एक्सरसाइज तुम करके देखो भले, एल और आर का यूनिट निकालो या डायमेंशंस निकालो, इट विल कम एज सेकेंड, सेकेंड्स आएगा, इसलिए इसको टाइम बोल सकते हैं। लेकिन ये होता क्या है, व्हाट इज दिस टाइम कांस्टेंट। देखो, अगर किसी भी टाइम टी पे, एट एनी टाइम टी, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द करंट, करंट निकालना है किसी भी टी टाइम पे, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है, बराबर। इट्स अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट करंट एट एनी टाइम टी। सपोज अभी टाइम इतना हुआ है, टाइम एक्स के इक्वल हुआ है, मतलब जितना टाइम कांस्टेंट है ना ये, उतना टाइम हुआ है, ठीक है। टेक एन एग्जांपल, एग्जांपल लो कि सपोज जो एल है ना, एल इज 10 हेनरी, एग्जांपल एल है वो 10 हेनरी है, रेजिस्टेंस दिख रहा है, रेजिस्टेंस 5 ओम्स है, एग्जांपल। तो 10 अपॉन 5 2 हो गया ना, तो ये टाइम कांस्टेंट कितना मिला, 2 मिला।
देखो टाइम कांस्टेंट 2 है। अब सपोज ये जो टाइम है, टी इज ऑल्सो 2, टी मैंने 2 ले लिया, मतलब टी इस टाइम कांस्टेंट के इक्वल लिया। इस टाइम पे मुझे करंट फाइंड करना है। आई वांट टू फाइंड करंट एट अ टाइम व्हिच इज इक्वल टू टाइम कांस्टेंट। कैसे मिलेगा? फॉर्मूला तो ये होती है ना, टी किसके इक्वल है? टाइम कांस्टेंट के इक्वल है ना। सपोज ये दोनों कट हो गए, सर ई रेस टू माइनस वन ना, इसको नीचे ले लो, ऐसा आएगा। समझ रहा है? इजी है। देखो यहाँ पे वन बाई ई है, ठीक है। ई जो होता है ना, आपने मैथमेटिक्स में भी देखा है, ई को एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। ई का जो वैल्यू रहता है 2.71 है एक्चुअली। ई का वैल्यू, ई एक नंबर है जस्ट इन द मैथमेटिक्स। ई का वैल्यू होता है 2.71। यहाँ पे 1/e है, मतलब 1/2.71 है। इसकी वैल्यू थोड़ी याद रखोगे तो अच्छा रहेगा, 0.37 होती है। 1/e की वैल्यू, ये जो ना, इसकी वैल्यू 0.37 होती है। ये वैल्यू तुम इधर डाल दो सपोज, इज इट 1 माइनस 0.37 ना, इंटू I0। इसमें I0 क्या है? I0 इज द फाइनल स्टेडी करंट। 1 माइनस 0.37 करो, 0.63। यार है देखो, तो इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब ये है कि जब टाइम इक्वल्स टू इतना हुआ है, टाइम जब इक्वल टू इतना हुआ है, किसके इक्वल हुआ है? टाइम कांस्टेंट के इक्वल हुआ है टाइम। तब जो करंट है ना सर्किट में, इट इज 63% ऑफ द फाइनल करंट I0। इसका मतलब है 63%। करंट कितना ग्रो हो चुका है? 63% ग्रो हो चुका है। कितने टाइम के बाद? उस टाइम के बाद जो इक्वल टू किसके है? टाइम कांस्टेंट के इक्वल है, ठीक है। अगर यही चीज मैं ग्राफ पे बताऊं, ग्राफ मैंने आपको बताया था करंट वर्सेस टाइम का, ऐसा ग्राफ था इधर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, एक पर्टिकुलर टाइम हुआ है, इस टाइम पे करंट इतना है, इतना, ठीक है। सपोज ये जो करंट है ना यहाँ पे, ये जो करंट है, इट इज 63% ऑफ I0। ये I0 ये है फाइनल, ये I0 ये फाइनल करंट है। अभी उसका 63% हुआ है, तो ये जो टाइम है ना, इट मस्ट बी इक्वल टू टाइम कांस्टेंट। समझे ये ग्राफ में? हाँ। सो ये थोड़ी चीजें ध्यान में रखो, ठीक है। जो नोट करना कर लो, कुछ नोट करना है तो। ठीक है, हो गया सुबह। अब जैसे देखो, मैंने लास्ट टाइम बताया था कि ये जो टॉपिक हम कर रहे हैं ना, इट्स ओनली फॉर नीट और जेई एग्जाम के लिए है। सीईटी वगैरह में नहीं आता है ये सब इतना। हम्म, तो ये मैंने कराया। अब देखो, आगे बढ़ने से पहले एक लास्ट पॉइंट है वो बता देता हूँ मैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट है लेकिन इम्पोर्टेंट है बहुत, ध्यान से देखो। स्टार्टिंग में जब तुमने ये स्विच को क्लोज किया, स्टार्टिंग में करंट ने ग्रो करना स्टार्ट किया, करंट स्टार्टेड ग्रोइंग। तो जब करंट
जस्ट स्टार्ट होता है, जस्ट स्टार्ट, उस टाइम पे ये करंट तो बहुत स्मॉल रहेगा, बराबर? इंडक्टर जो है ना, इंडक्टर इंडक्टर उसको अपोज करता है करंट को, काफी ज्यादा ऑपोजिशन देता है। स्टार्टिंग में इंडक्टर की जो ऑपोजिशन होती है ना, वो इन्फिनिटी होती है, काफी ज्यादा। लेकिन जैसे टाइम पास होता है, एज टाइम पासेस, करंट स्लोली स्लोली ग्रो होने लगता है, ठीक है? आफ्टर लॉन्ग टाइम के बाद मैंने बताया ये जो करंट है ना वो कांस्टेंट हो जाता है। एक बार करंट जब कांस्टेंट हो जाता है, करंट इज नॉट चेंजिंग, तो इसमें बैक ईएमएफ भी नहीं बनती है, इंड्यूस ईएमएफ नहीं बनती है, ये ऑपोज भी नहीं करता है, मतलब इसका रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है इंडक्टर का। इंडक्टर डू नॉट ऑपोज एट द एंड। इससे एक चीज आपको समझ में आती है, एट टी इक्वल्स टू जीरो, जब टी इक्वल टू जीरो मतलब स्टार्टिंग में, जब एकदम स्टार्टिंग है, तब इंडक्टर जो है वो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस देता है, इट ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। लेकिन लॉन्ग टाइम के बाद, काफी टाइम के बाद, अगर स्विच क्लोज किए जा काफी टाइम हो गया है, उसके बाद ये करंट है ना कांस्टेंट हो जाता है। कांस्टेंट करंट को ये अपोज नहीं करता है, रेजिस्टेंस जीरो देता है, ठीक है? ये पॉइंट समझा? ठीक है, यही पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है? ऐसे लिख सकते हो, इनिशियली इंडक्टर गिव्स ऑलमोस्ट इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, बहुत ज्यादा ऑपोज करता है। लेकिन उसके बाद आफ्टर लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम व्हेन करंट बिकम कांस्टेंट, जब करंट कांस्टेंट हो जाता है, तब जो होता है ना, वो जो इंडक्टर है, इंडक्टर ऑफर जीरो रेजिस्टेंस। इस पॉइंट के ऊपर एमसीक्यू सॉल्व किए जाते हैं काफी बार, ये पॉइंट के ऊपर थोड़ा समझो इसको। क्लियर? ठीक है। सो ये जो सर्किट हमने किया ना, इट इज कॉल्ड ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ एलआर सर्किट, ग्रोथ ऑफ एलआर सर्किट, ठीक है? अब हम लोग नेक्स्ट पे जा रहे हैं। नेक्स्ट है डीके ऑफ एलआर सर्किट, डीके ऑफ एलआर सर्किट, ठीक है? डीके, ये देखो, ये इंडक्टर है, ये रेजिस्टर है। कल मैंने एक सर्किट बनाया था, कल अगर आपको याद है, एक सर्किट ऐसे बनाया था, ये 1 2 ये 3, कल ऐसा एक सर्किट बनाया था, मुझे याद है ये। इसमें याद है आपको, मैंने आपको बोला था कि 1 को 2 के साथ कनेक्ट किया, सपोज जब 1 और 2 को कनेक्ट करेंगे तो ये ऊपर वाला सर्किट बन जाएगा, तो करंट ग्रो होगा, ठीक है? अब सोचो करंट ग्रो हो चुका है, ये जो करंट है ना ग्रो हो चुका है, फाइनल करंट फ्लो हो रहा है, स्टेडी करंट आई जीरो फ्लो हो रहा है, आई जीरो फाइनल स्टेडी करंट फ्लो हो रहा है। अब मैंने क्या किया, ये जो 1 और 2 कनेक्टेड थे ना, उनको हटा दिया, 2 और 3 को कनेक्ट कर दिया ऐसे। करंट याद है आपको, सर्किट में आई जीरो फ्लो हो रहा था ना, क्विकली मैंने क्या किया, 1 और 2 को डिस्कनेक्ट करके 2 और 3 को कनेक्ट कर दिया, ठीक है? जब मैंने 2 और 3 को कनेक्ट किया ना, उस टाइम पे टाइम को जीरो लिया जाएगा, टी इक्वल्स टू जीरो, switch 2 is connected to 3। एक बार बताओ, अगर 2 को 3 के साथ कनेक्ट करेंगे, मतलब ये बैटरी तो डिस्कनेक्ट हो गया ना सर्किट में से, सर्किट कैसा दिखेगा, दिख रहा है? ऐसे दिखेगा ना, बराबर? तो ये जो सर्किट है ना अभी जो करने वाले हैं, इसको डीके ऑफ एलआर सर्किट कहते हैं, डीके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट, डीके करंट है, मतलब अभी करंट डिक्रीज होगा। देखो,
अभी अगर आपको याद है ये 2 को 3 से जब हमने कनेक्ट किया, कनेक्ट करने से पहले इसमें स्टेडी करंट फ्लो हो रहा था I0, याद है? हुँ, I0 करंट वाज़ फ्लोइंग, ठीक है? प्रॉब्लम क्या हुआ है कि जैसे ही तुमने ये 2 को 3 से कनेक्ट किया, ठीक है? यहाँ पे देखो बैटरी रिमूव हो गया, अभी बैटरी है ही नहीं, ठीक है? तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि जो ये करंट है ना, वो इंस्टेंटली 0 हो जाएगा। करंट विल इंस्टेंटली 0, किसी सर्किट में से आप बैटरी निकाल दो, सर्किट करंट इंस्टेंटली 0 हो जाता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर ये जो इंडक्टर है ना, इंडक्टर इतना आसानी से इस करंट को कम नहीं होने देगा। इंडक्टर विल ऑपोज़ द डीके ऑफ दिस करंट। अब इंडक्टर इसको कम भी नहीं होने देगा। अकॉर्डिंग टू लेंज़स लॉ, इंडक्टर ऑलवेज ऑपोज़ेस एनी चेंज इन द करंट। इंडक्टर इस करंट को कम भी नहीं होने देगा, ठीक है? तो इंडक्टर की वजह से क्या होगा, ये जो करंट है ना, इसके कम होने की जो स्पीड है वो कम होगी। बहुत डिले होगा इसके डिक्रीज में। बहुत टाइम के बाद ये करंट जाके जीरो होगा, ठीक है? करंट विल बिकम जीरो लेकिन आफ्टर लॉन्ग टाइम, ठीक है? ठीक है, क्लियर? हाँ, अब देखो इसमें अभी डेरिवेशन वगैरह कैसे करनी है, सिंपल है। जैसे मैंने कल नहीं केवीएल लगाया था, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा के डेरिवेशन किया था, वैसे यहाँ पे भी केवीएल से करना होता है। डेरिवेशन में स्किप कर रहा हूँ, आपको चाहिए इंटरेस्ट है तो खुद ट्राई करो एक बार डेरिवेशन कैसे करनी है। केवीएल लगाना है बेसिकली। करंट अल्टीमेटली ये मिलेगा आपको, करंट इज इक्वल टू, ये करंट कौन सा मिल रहा है, इट्स अ करंट एट एनी टाइम टी, करंट एट एनी टाइम टी, करंट विल कम दिस मच। ये पहले जो ग्रोथ वाले केस में हमको जो फॉर्मूला मिली थी ना, ग्रोथ वाले से थोड़ा डिफरेंट है ये। ग्रोथ वाले में हमको आई थिंक 1 माइनस ई मिला था, इधर सिर्फ ई है, सिर्फ ई है, मतलब 1 माइनस ई नहीं है, सिर्फ ई है। तो क्या लगता है इट विल एक्सपोनेंशियली डिक्रीज विद टाइम और एक्सपोनेंशियली इंक्रीज विद टाइम? इट विल एक्सपोनेंशियली Decrease. डिक्रीज विद टाइम ना। एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा ना टाइम के साथ। हम्म, तो अगर मैं आई वर्सेस टी का ग्राफ प्लॉट करूंगा ना, स्टार्टिंग में जो ये करंट था ना, स्टार्टिंग में जब ये तुमने स्विच को ऐसे 2 को 3 से कनेक्ट किया, स्टार्टिंग में करंट I0 फ्लो हो रहा था। I0 स्टार्टिंग करंट है, ये देखो। उसके बाद करंट डिक्रीज होगा एज टाइम पासेस, ऐसा। ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीज है। स्टार्टिंग में देखो जल्दी जल्दी गिरेगा ऐसे, बाद में स्लोली गिरेगा ऐसे, और ये काफी टाइम के बाद आफ्टर सफिशिएंट लॉन्ग टाइम ये करंट जीरो हो जाता है। ऐसा बनाना सही नहीं है एक्चुअली, ऐसा बनाना चाहिए देखो। इसको एक्स एक्सिस के बहुत नजदीक ले लो, लेकिन एक्सेस को टच नहीं करेगा, टच करेगा काफी लॉन्ग टाइम के बाद, ठीक है? दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा इसका गिरने का जो रेट है, नीचे गिरने का जो रेट है, वो कम होता जाता है। उसको बहुत टाइम लग जाएगा नीचे गिरने में लास्ट में। डेरिवेशन में अवॉइड कर रहा हूँ, या देखो अगर आप एमसीक्यू अवॉइड कर रहे हो तो मैं डेरिवेशन भी अवॉइड कर सकता हूँ ना। आप एमसीक्यू नहीं कर रहे हो, मैं डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ फिर, ठीक है? एमसीक्यू कर नहीं रहे आप, कोई आपको प्रॉब्लम आ ही नहीं रहा है, डिफिकल्टी आ नहीं रही है। आकांक्षा है, या 2-3 स्टूडेंट और हैं जो पूछते हैं कभी-कभी। आकांक्षा कल आपने कुछ डाउट्स पूछे थे ना शायद? हाँ सर, मैंने भेजा था। हाँ, हाँ। मुझे कल थोड़ा टाइम नहीं मिला इतना, कुछ काम में था। मंडे जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें मैं डिस्कस कर लूँगा वो डेफिनिटली। हाँ सर, चलेगा। हुँ, हाँ, तो क्लियर ये डीके ऑफ करंट है। इसमें भी अगर देखो ये अगर टाइम कांस्टेंट जो लिखा है मैंने टाउ, टाइम कांस्टेंट अगर समझना है तो बहुत सिंपल है। सपोज़ टाइम जो हुआ है, टाइम इक्वल्स टू टाइम कांस्टेंट क्या हुआ है, टी और टाउ इक्वल है सपोज़। तो देखो यहाँ पे ये दोनों कट हो जाएँगे ऐसे,
दिख रहा है? ई रेज़ टू -1 आएगा, उसको नीचे ले लो, तो करंट कितना आएगा? इस t इक्वल्स टू टाउ पे जब टाइम इक्वल्स टू टाउ है, करंट कितना आएगा? इतना आएगा। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1 बाय ई याद है? 0.37। तो इसका मतलब है जो ये डीके वाला सर्किट है ना, इट्स अ डीके, करंट डिक्रीज़ हो रहा है। डीके सर्किट में जब टाइम इतना होता है, टाइम इक्वल्स टू टाइम कांस्टेंट, जब ये टाइम होता है ना, तो करंट डिक्रीज़ होते-होते 37% जाके बचता है। ग्राफ में बताऊँ अगर तो ये देखो, ये पॉइंट देखो, सपोज़ ये पॉइंट पे करंट इतना है, ठीक है? 37% ऑफ I0, टाइम इतना हुआ रहेगा। एक बात बताओ, करंट 37 हो गया है, मतलब 100 में से 37 हो गया है। अगर कोई चीज़ 100 में से 37 हो गई है, इसका मतलब वो 63 डीके हो गई है ना, 63%। यहाँ पर 63% डीके कंप्लीट हो चुका है आफ्टर टाइम कांस्टेंट, ठीक है? और ग्रोइंग वाले केस में क्या था, क्या कहते हैं ग्रोथ वाले में टी को सटाओ पे क्या हुआ था, 63% ग्रोथ कंप्लीट हो चुकी थी, यहाँ पर 63% डीके कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है? तो करंट बचा कितना है? करंट बचा कितना है? 37% बचा है, ठीक है? आई होप ये क्लियर है। कुछ नोट करना तो कर लो जल्दी से नोट। हो गया? ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग सेल्फ इंडक्शन ओनली, इंडक्टर डिस्कस करें ना। नेक्स्ट ये आपको मालूम होना चाहिए, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। ठीक है, सी सपोज एक इंडक्टर है, मतलब सोलेनॉइड बेसिकली, इसमें आई करंट पास कर रहा है। अगर ये करंट चेंज होता है, लेट्स से दिस करंट इज चेंजिंग, तो ये जो इंडक्टर है उसको ऑपोजिशन देता है, बैक ईएमएफ देता है, ऑपोजिशन। तो उस ऑपोजिशन की वजह से क्या होता है, क्योंकि ऑपोजिशन मिल रही है ना, उसकी वजह से क्या होता है, इस करंट को यहाँ से पास करने के लिए, इस करंट को यहाँ से पास करने के लिए वर्क करना पड़ेगा। वर्क क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि जब हम करंट पास कर रहे हैं, ऑपोजिशन मिल रहा है। वर्क कौन करता है? सेल करता है, डन बाय द सेल, ठीक है? लेकिन वर्क होता है, तो हम वर्क करने के बाद अल्टीमेटली एक करंट इसमें से पास होता है। जब करंट पास हो जाता है, पास हो रहा है सपोज, जो वर्क है ना, जो वर्क डन बाय अस, वर्क इसमें स्टोर हो जाता है इंडक्टर में इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं ना, तो वर्क डन ऑन द इंडक्टर टू पास द करंट, दैट वर्क स्टोर्स इन द इंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? मैग्नेटिक फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो जो एनर्जी स्टोर होती है इंडक्टर में, ये जो हमने वर्क किया, वो दोनों एक ही होते हैं। ये आपने शायद देखा होगा फॉर्मूला, हाफ एल आई स्क्वायर, बताया था ये। एनर्जी कितना स्टोर होता है? हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है? ये फॉर्मूला मैंने बताई थी पहले, ठीक है? अगर लेकिन आपको लगता है कि सही इस फॉर्मूला का जल्दी से एक डेरिवेशन चाहिए छोटा सा, कैसे करेंगे इसको? छोटा सा डेरिवेशन इसका दे देता हूँ, ये देखो।
ये सपोज एक इंडक्टर है, फिलहाल मैं इसके साथ रेजिस्टेंस भी ले लेता हूँ, बाद में रेजिस्टेंस हम लोग हटा देंगे, चलेगा, दोनों हो सकता है। तो वो रेजिस्टेंस भी है, नीचे बैटरी लगा हुआ है, ठीक है। मैं ये हाफ एल स्क्वायर की डेरिवेशन कर रहा हूँ, ठीक है। ये है देखो, ये ग्रोथ वाला सर्किट है, सपोज करंट ग्रो हो रहा है, अभी करंट है ना, वो स्लोली स्लोली ग्रो हो रहा है, ठीक है। जब करंट ग्रो होता है ना, कल मैंने आपको समझाया था, जब ग्रोथ होती है ना, इधर प्लस आता है, इधर माइनस, इसमें बैक ईएमएफ बनती है, इधर प्लस इधर माइनस, ठीक है। अब देखो इसमें अगर मैं किरचॉफ लॉ लगाऊं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, कल भी बताया था, केवीएल लगाओगे ना, ऐसे जाने पे इधर से स्टार्ट करो केवीएल, एक इक्वेशन आएगा प्लस ई, फिर माइनस आई आर, और फिर माइनस, क्योंकि क्योंकि हम लोग प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, माइनस एल डी आई बाई डी टी। याद है, ये कल भी बताया था, ठीक है। तो ये आपके सामने है। हम्म, इसमें जब ई को क्या लिखेंगे, ई विल बी इक्वल टू आई आर प्लस एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। हम्म, अब देखो, एक इमेजिन करो कि ये करंट है ना, देखो मैंने लिखा है कि ग्रो हो रहा है स्लोली स्लोली, तो करंट पास हो रहा है। एक इमेजिन करो कि dq एक चार्ज है, dq इज अ स्मॉल चार्ज, dq चार्ज इस पूरे सर्किट में से पास हुआ इन द टाइम ऑफ dt सेकेंड। मतलब ऐसे मान लो कि बैटरी में से dq चार्ज निकला इन द dt सेकेंड, फिर वो dq चार्ज किसी भी पॉइंट से पास हुआ dq चार्ज इन द टाइम ऑफ dt सेकेंड। तो आपको मालूम है dq बाई dt विल बी करंट ना, तो dq चार्ज सपोज पास हुआ बैटरी में से या इंडक्टर में से इन द टाइम ऑफ dt सेकेंड। तो dq देखो, मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखो dq इंटू ई एम एफ, I into R into dq plus dq into L into di by dt, dq मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो, अगर आपको ये E मालूम है, E EMF है ना, अगर आपको EMF का डेफिनेशन याद है EMF का डेफिनेशन, EMF इज अ वर्क डन ऑन द 1 कूलम ऑफ चार्ज। देखो जब 1 कूलम का चार्ज बैटरी में से पास होता है, तो बैटरी जो वर्क करती है वो E होता है। तो अगर बैटरी में से dq कूलम का चार्ज पास हुआ है, तो dq पे वो कितना वर्क करेगी, dq इंटू ई करेगी। ये जो है ना, ये वर्क डन बाय द बैटरी है, dw, थोड़ा समझो, इट्स अ वर्क डन बाय द बैटरी टू पास द dq चार्ज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे dq को मैं i इंटू dt लिख सकता हूँ ना, dq कैन बी रिटन एज i इंटू dt। यहाँ पे जो dq है ना, इसको मैं ये लिखूंगा i इंटू dt, dq को लिखा है, साथ में ये ir भी है ना, तो ये ऐसा हो जाएगा। इधर भी देखो, अब dq है ना, इसको तुम i dt करके लिखो, i dt इंटू l di बाई dt, dt कैंसिल। ये जैसे मैंने बताया, स्मॉल वर्क डन है टू पास द चार्ज dq, ठीक है। आपने पहले सीखा होगा आई स्क्वायर आर टी क्या होता है, देखो आई स्क्वायर आर टी है ना, इट्स अ हीट प्रोड्यूस्ड ऑन द रेजिस्टेंस। मतलब जो वर्क हुआ है ना, डीडब्ल्यू जो बैटरी ने वर्क किया है, उस वर्क में से जितना रेजिस्टेंस ने लॉस करवाया, जितना हीट लॉस हुआ है रेजिस्टेंस पे, वो है ये, प्लस यहाँ पर देखो क्या बचा हुआ है, एल आई डी आई, ठीक है। ठीक है, ये वर्क डन ऑन इंडक्टर है, मतलब इंडक्टर के ऊपर कितना काम हुआ है वो है ये। अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं फ्रॉम द टाइम 0 टू टी, 0 से टी के बीच में इंटीग्रेट कर दूं, तो मुझे मिलेगा टोटल वर्क डन फ्रॉम 0 टू टी सेकेंड्स, बराबर, ठीक है। एक काम करो, जो लोग लिखना चाहते हैं लिख लो यहाँ तक, और फिर इंटीग्रेशन आप लोग खुद करो, ट्राई टू डू इंटीग्रेशन। ये एल और आर कांस्टेंट है, तो एल और आर जो है वो इंटीग्रेशन से बाहर जाएगा। प्लीज ट्राई टू फिनिश दिस इंटीग्रेशन, करो, अपनी नोटबुक में करो।
ओके, एनीबॉडी इंडिकेशन दिया आपने? अब आप बोलेंगे सर ये इंडिकेशन तो मुश्किल है, ये थोड़ा मुश्किल है ना? इसको ठीक है, काम करो, इसको छोड़ दो फिलहाल, ये वाला इंडिकेशन कर सकते हो, ये इजी है इंडिकेशन, ये वाला कर लो, फर्स्ट वाला इंडिकेशन छोड़ दो, चलेगा। टोटल वर्क डन आपका ये आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर आर डी टी। सेकेंड इंडिकेशन तो आपने किया होगा, एल आई स्क्वायर बाई 2 आएगा। अब एक बात बताओ, मैंने सर्किट में रेजिस्टेंस लिया था ना कि एल आर सर्किट है, रेजिस्टेंस लिया था, अगर मैं ले लूं रेजिस्टेंस अगर जीरो है सपोज, ये टर्म ही जीरो हो जाएगा, तब वर्क डन कितना होगा सर्किट के ऊपर? हाफ एल आई स्क्वायर। ये इंडिकेशन वाला जो टर्म है ना, उसको जीरो ले लो, सोचो रेजिस्टेंस नहीं है, सिर्फ इंडक्टर है, वर्क डन ये आएगा। दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर ना, मैंने कहा था ना वर्क डन ही एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, तो कितना होता है एनर्जी इन द इंडक्टर? हाफ एल आई स्क्वायर। एवरीबॉडी गॉट दिस? ठीक है। हम्म, ठीक है। हाँ, एक लास्ट एक चीज बता रहा हूँ, हमने अभी एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर बता दिया, ठीक है, एनर्जी इन द इंडक्टर। एक चीज और होती है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, ये देखो, अगर एक इंडक्टर है, इसने तो अपने आसपास से मैग्नेटिक फील्ड बना लिया, मैंने बोला था कि मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में इसमें एनर्जी स्टोर है, एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये इंडक्टर में एनर्जी स्टोर्ड है। जितना एनर्जी जितना एनर्जी इसमें स्टोर्ड है पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द इंडक्टर, इसकी यूनिट वॉल्यूम में जितना एनर्जी स्टोर्ड है ना, उसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी किसको बोला जाता है? जो एनर्जी यूनिट वॉल्यूम में स्टोर है इस इंडक्टर के। अब ध्यान से देखो, सपोज ये इंडक्टर का जो लेंथ है ना, ये लेंथ एल है, उसकी जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, ए इज अ क्रॉस सेक्शन एरिया, एल इसका लेंथ है, तो इज इट ए इंटू एल करके वॉल्यूम मिलता है ना, वॉल्यूम विल बी ए इंटू एल। उस वॉल्यूम में ये एनर्जी स्टोर है, कितनी? हाफ एल आई स्क्वायर। तो देखो एनर्जी जो स्टोर है ना पर यूनिट वॉल्यूम, वो कैसे मिलेगी? देखो ये, सॉरी, हाफ एल आई स्क्वायर, ये एनर्जी स्टोर है, और कितने वॉल्यूम में स्टोर है? इतने वॉल्यूम में, ए इंटू एल। ठीक है, हाफ आ गया। ये एल जो है, एल इज सेल्फ इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। एल मैंने कल आपको बताया था कि एल इतना होता है, अगर आपको याद है, एल मैंने कल बताया था, म्यू जीरो एन स्क्वायर ए एल। ये कल मैंने बताया था एल की वैल्यू। अगर स्मॉल एन लिखते हो ना, स्मॉल एन इज अ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, स्मॉल एन लिखते हो तो एल मल्टीप्लीकेशन में आता है, ये कल मैंने बताया था। ये एल की वैल्यू है, इंटू ये आई स्क्वायर डिवाइड बाय ए एल। तो ये ए एल तो कट जाएगा ऐसे, हाफ म्यू जीरो एन स्क्वायर आई स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, अब देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड बाय म्यू जीरो किया और मल्टीप्लाई बाय म्यू जीरो किया, म्यू जीरो का एडजस्टमेंट किया है। अब इसमें न्यूमरेटर आप देखो, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर दिख रहा है, म्यू जीरो एन आई है न्यूमरेटर में। किसी को याद है ये जो इंडक्टर है, इंडक्टर के केस में व्हाट इज म्यू जीरो इंटू एन आई? इंडक्टर में म्यू जीरो इंटू एन आई क्या होता है? दिस प्रोडक्ट इज व्हाट? किसी को याद है? Magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड स्टोर। बी होता है, बी इनसाइड द सोलेनॉइड ना, तो यहाँ पे देखो ना म्यू जीरो एन आई है ना, ये बी होता है, लेकिन ये स्क्वायर है देखो ऊपर, डिवाइड बाय 2 म्यू जीरो। ये है फॉर्मूला फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर पर वॉल्यूम, पर वॉल्यूम में जितनी स्टोर है वो है ये। ठीक है, नोट कर ले भले।
ओके, हो गया सबका? ठीक। तो देखो इसके साथ इंडक्टर खत्म हुआ, मतलब जो इंडक्टर के लिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताने सब बताइए। तो हमने ये भी डिस्कस किया था, इंडक्टर सीरीज में और इंडक्टर पैरेलल में होते हैं। ठीक है, तो ये भी हुआ था। तो इंडक्टर का सारा डिस्कशन हो गया, जेई लेवल तक का जो भी चाहिए। ठीक है? अब देखो आगे बढ़ने से पहले आगे 2-3 टॉपिक और हैं। एक ये है म्यूचुअल इंडक्शन है, दूसरा टॉपिक है एलसी ऑसिलेशन और ट्रांसफार्मर। ये सब है। ये सब करने से पहले एक न्यूमेरिकल छोटा सा कर लेते हैं। देखो आपकी स्क्रीन पे एक न्यूमेरिकल है, दिख रहा है? डायग्राम गिवन है और क्वेश्चन भी लिखा हुआ है। ऐसा न्यूमेरिकल पहले करवाया है मैंने, जब हम लोग ईएमआई की जब टेक्स्ट बुक लेवल पे कर रहे थे ईएमआई। एक ऐसा न्यूमेरिकल कराया होगा, एक बार आप देख लो कि इंडक्टर के ऊपर बेस्ड है ये क्वेश्चन। इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। यू ट्राई फॉर 2 मिनट्स, देखो आपसे हो पा रहा है क्या? देखो आप लोग तो एमसीक्यू नहीं कर रहे हैं, कम से कम मैं ही करा देता हूँ फिर क्लास में 2-4 एमसीक्यू। ये एक है, ट्राई करो इसको 1 मिनट। हम्म लगता है क्या होगा आपसे? स्टूडेंट आएगा क्या करने? नहीं ना? ठीक है, लास्ट 1 मिनट है, ट्राई करो 1 मिनट के अंदर। हम्म किसी को आंसर नहीं है ना? मिला किसी को? ठीक है, नहीं है। चलो स्क्रीन पे देखो कैसे करना है ये।
देखो जो करंट है ना, ये करंट लिखा है कि डिक्रीज हो रहा है, करंट पर कांस्टेंट नहीं है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है? एक पर्टिकुलर टाइम पे ये 2 एम्पियर है, नो डाउट, बट इट इज एक्चुअली डिक्रीजिंग। ठीक है, एक बार करंट जब डिक्रीज होगा तो ये जो इंडक्टर है, ये इंडक्टर लिखा हुआ है 5 हेनरी, इंडक्टर इसकी डिक्रीज को, करंट की डिक्रीज को भी तो अपोज करेगा ना। कैसे? देखो करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, सर्किट में, और ये बेचारा डिक्रीज हो रहा है, करंट डिक्रीज हो रहा है। तो सोचो कोई चीज ऐसे जा रही है और वो डिक्रीज हो रही है, तो इसको, डिक्रीज को आप अपोज कैसे करोगे? बाय गिविंग सम एक्स्ट्रा करंट इन दिस डायरेक्शन ओनली ना। इंड्यूस करंट इस तरफ ही होगा ना। इंडक्टर आपको इंड्यूस करंट दे सकता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट होता है ना। तो इंड्यूस करंट किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। अब इस तरफ करंट बनाने के लिए इंड्यूस ईएमएफ कैसे होना चाहिए? इधर प्लस टर्मिनल, इधर माइनस। प्लस से करंट स्टार्ट होता है, ऐसे जाएगा ना, ये माइनस प्लस आपको समझना है। ये जो इंडक्टर है ना, द ईएमएफ विच विल बी इंड्यूस्ड इन द इंडक्टर, आपको याद होगा ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द इंडक्टर इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला एल डी आई बाई डी टी। एल देखो 5 हेनरी है, और डी आई बाई डी टी देखो, मतलब डी आई बाई डी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, वो ये है 1 एम्पियर पर सेकेंड, 5 वोल्ट। ईएमएफ 5 वोल्ट का इंड्यूस होगा इसमें, लेकिन पॉजिटिव इधर लिया जाएगा, नेगेटिव इधर लिया जाएगा। अगर ये करंट इंक्रीज होता ना, अगर इंक्रीज वाला केस होता, तो ये माइनस प्लस उल्टा हो जाता है। ठीक है, अब देखो, अभी हमको पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी निकालना है। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। एक्चुअली बात, ए से बी का बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ना, तो केवीएल से भी कर सकते हैं। आपको केवीएल इजीली आता है आपको। उसके लिए केवीएल के लिए मुझे क्लोज लूप चाहिए ना, वी नीड अ क्लोज लूप। यहाँ पर एक क्लोज लूप नहीं है, ये तो ओपन है। ऐसे इमेजिनरी तरीके से इसको क्लोज करो ना, देखो ऐसे, ये देखो, इमेजिन करो कि क्लोज है। देखो ऑब्वियसली क्लोज होगा एक्चुअली में, वो रियली में, क्योंकि क्लोज में ही करंट फ्लो होता है। अगर सच में ओपन होगा सर्किट, तो करंट कैसे फ्लो होगा? ओपन लाइन में थोड़ी करंट फ्लो होता है। सच में क्लोज होगी, तो ऐसे इसको इमेजिनरी ऐसे क्लोज करो। और सुनो, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए ना। ये मेरा एक अजम्पशन है, इट्स जस्ट माय अजम्पशन, कि सपोज बी जो है वो लो पोटेंशियल पे है, और ए जो है वो हाई पोटेंशियल पे है। ये मेरा अजम्पशन रॉन्ग भी हो सकता है। तो मैंने ऐसा क्यों लिया है? क्योंकि देखो करंट ऐसे ए से बी तक फ्लो हो रहा है। करंट जो है ना, यूजुअली वो हाई से लो की तरफ फ्लो होता है, इसलिए लिया है मैंने। बट मेरा अजम्पशन रॉन्ग भी होगा, रॉन्ग भी हो सकता है मेरा अजम्पशन, वो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब स्टार्ट करो। केवीएल लगाने आता है ना, वो केवीएल ए से स्टार्ट करो, और फिर घूम के वापस हम लोग ए पर आएंगे। ठीक है, ए से स्टार्ट करो। कोई बता सकता है पहले ये जब रेजिस्टेंस से पास हो गया इससे, क्या मैं ले लूं? केवीएल ले लेना, गाने क्या लूं मैं, बोलो एनीबडी? यहाँ से स्टार्ट करके कैसे जाओ? पहले पहले कौन सा लेना है टर्म? व्हाट्स द फर्स्ट टर्म इन केवीएल, बोलो? नहीं आ रहा किसी को भी? माइनस आई आर। माइनस आई आर ना, तो इज इट माइनस 2 into 10 ना? So Akanksha again, she's saying minus IR, minus 2 into 10 it is. ठीक है, उसके बाद रेजिस्टेंस क्रॉस हो गया, अभी बैटरी पे आ जाता है। ये मतलब ये जो इंडक्टर है ना, इंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, इट वर्क्स लाइक अ बैटरी ओनली। जब ऐसे जा रहे हो ना आप, माइनस टर्मिनल से बैटरी के प्लस टर्मिनल पे जा रहे हो, कल भी बताया था ये। क्या लेंगे? प्लस में लेंगे कि माइनस में लेंगे? माइनस से प्लस जा रहे प्लस हैं, में प्लस लेंगे। प्लस कितना? ये प्लस लेंगे, +5। +5। ये देखो, इधर लिख देता हूँ, प्लस मैंने ये लिया। उसके बाद देखो अभी रियल बैटरी में जाएंगे। इंडक्टर में तो एक इमेजिनरी बैटरी होती है इंडक्टर, अभी रियल बैटरी में जाएंगे। रियल जो बैटरी है ना, उसमें मैं पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा हूँ, ऐसे देखो। तो क्या लूं मैं इसके लिए? नेगेटिव नेगेटिव -20। ऐसे करते करते तुम कहाँ पे आ गए? बी पर आ गए। अब देखो, बी से समझ में ऐसे गया, क्योंकि केवीएल लगाने है तो आपको ए से स्टार्ट करके वापस ए पर ही आना पड़ेगा ना, क्लोज लूप लेना पड़ेगा ना। तो मैं बी से ए जा रहा हूँ। बी से ए तक जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, बी से ए तक जो पोटेंशियल डिफरेंस है,
वो VAB है। लेकिन देखो मैं जब B से A जा रहा हूँ, मतलब मैं ये देखो लो से हाई की तरफ जा रहा हूँ, लो से हाई की तरफ, तो कैसे लेंगे? प्लस में लेंगे, माइनस में लेंगे? प्लस में ये जो हमने लिए ना, देखो प्लस जो हमने लिए ना सब, ये सब हमने पोटेंशियल डिफरेंसेस लिए हैं। ये जो लिया ना, दिख रहा है ये सब पोटेंशियल डिफरेंसेस लिए हैं, ठीक है? क्योंकि लॉ भी वही है ना, किरचॉफ वोल्टेज लॉ है, ये सब वोल्टेजेस लिए। बी से ए का जो वोल्टेज है ये यही लेंगे, लेकिन लो से हाई जा रहे हैं, प्लस में लेंगे, प्लस ये लेंगे, इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब थोड़ा इसको सॉल्व करना है। ये देखो -20 -20 -40 प्लस -35 हो गया, उस तरफ शिफ्ट करो तो VAB कितना मिला? +35 वोल्ट मिला। अगर VAB प्लस में आ रहा है, ठीक है, पर आपने जो ये अजम्पशन लिया था ना, ये लो है और ये हाई है, वो सही है। अगर बाय चांस ये माइनस में आ गया, VAB माइनस में आया, इसका मतलब होता है कि ये जो आपका अजम्पशन है वो रॉन्ग है, फिर ये हाई माना जाएगा और ये लो माना जाएगा। आंसर 35 वोल्ट है, और ए हायर पोटेंशियल पे है, बी लोअर पोटेंशियल पे है, वो भी करेक्ट है। समझा ये कैसे करना है? क्लियर है? नोट कर लो। ठीक है, हो गया ये? आई होप हो गया सबका ये। हम्म? चलो, अब कोई दूसरा थियरी टॉपिक तो डिस्कस करने का टाइम नहीं है, एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं। ये आज हमने वो किया ना, ग्रोथ एंड डीके ऑफ ए लार्ज सर्किट, उसके ऊपर एक करा देता हूँ। सपोज एक आर रेजिस्टेंस है, एक इंडक्टर है, फिर से ये आर रेजिस्टेंस है, और ये बैटरी है। हाँ, ये डायग्राम आप लोग बना लेना। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, एट टी इक्वल्स टू 0 सर्किट इज कनेक्टेड। ये सर्किट हमें कब कनेक्ट किया? टी इक्वल 0 पे, मतलब ये स्टार्ट किया है, ठीक है? इसमें कैलकुलेट क्या करना है? फाइंड द फाइनल स्टेडी करंट इन द इंडक्टर। फाइंड द फाइनल स्टेडी करंट इन द इंडक्टर। याद है वो जो एक सिंबल था ना, I0 करके सिंबल दिया था मैंने, स्टेडी करंट इन द इंडक्टर, वो फाइंड करना है। इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, अगर आप थोड़ा सा जो आज लेक्चर में मैंने बताया था उसको तो ध्यान से सुना है आपने, कर सकते हो इसको। एक्चुअली इसको करने के लिए मैं आपको जस्ट 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 1 मिनट के अंदर आप ट्राई करो, नहीं आया तो फिर मैं कराता हूँ, ठीक है? ट्राई विद इन 1 मिनट। ये दोनों रेजिस्टेंस सेम है, आर और आर, ये दोनों, ठीक है?
हाँ, है किसी के पास आंसर इसका? एनीबॉडी हैव आंसर? सर हाँ, जोर से बोलो। 2E/R E by R ना? 2E/R 2E by R। ओके, स्टूडेंट आकांक्षा तो बोल रही है 2E by R। बाकी लोगों का क्या आंसर है? मतलब अब राइट हो सकते हो, डोंट वरी, मैं सबसे खाली एक बार पूछ लेता हूँ पहले। हाँ, आकांक्षा का आंसर 2E by R है। किसी और को कुछ बोलना है? ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन। ये देखो, इसमें फाइनल स्टेडी करंट पूछा है ना, एकदम फाइनल करंट। एक बात बताओ, स्टार्टिंग में जब करंट ऐसे स्टार्ट होगा, ये देखो ऐसे ऐसे जाएगा, देखो करंट ऊपर की ब्रांच से भी, मिडिल ब्रांच से भी। तो ऊपर तो सिर्फ रेजिस्टेंस है, वो तो कुछ ऑपोजिशन नहीं देगी। ये वाली जो इंडक्टर है, ये ऑपोजिशन देगा, ठीक है, ऑपोजिशन देगा। लेकिन हमको करंट पूछा है, जब फाइनली पूछा है फाइनल स्टेडी करंट, एकदम जब फाइनली करंट कांस्टेंट हो जाता है ना, तो मैंने बताया था कि इंडक्टर उसको अपोज नहीं करता है। फाइनल स्टेज में जब करंट कांस्टेंट हो जाता है, इंडक्टर डू नॉट अपोज, तो एज इफ इंडक्टर है ही नहीं। ठीक है ही नहीं तो क्या होगा, ये सर्किट ऐसा दिखेगा, देखो ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है कि सीरीज में? पैरेलल में। जब ये आर और ये आर पैरेलल में होता है ना, तो नेट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? नेट रेजिस्टेंस R/2 हो जाएगा। तो करंट आपको सर्किट में भी फाइंड करना ना, करंट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला E/R। लेकिन R कितना लेंगे, रेजिस्टेंस कितना लेंगे सर्किट का? R/2 लेंगे। ये देखो R/2 लिया मैंने, ये 2 ऊपर आएगा, तो अब बोलेंगे 2E/R। लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है, इट इज नॉट फाइनल आंसर। ये करंट जो है ना, सर्किट में फ्लो हो रहा है, मतलब दिस करंट इज प्रोवाइडेड बाय द बैटरी। अगर मैं ये पूछूं कि बैटरी कितना करंट दे रही है, तो आप ये बोल सकते हो 2E/R। लेकिन पता जब करंट ये आएगा 2E/R, करंट फिर बायफर्केट होगा ना, आधा करंट इधर जाएगा, आधा ऊपर जाएगा। इंडक्टर कोई ऑपोजिशन नहीं देगा फाइनल स्टेज में, इंडक्टर विल नॉट गिव एनी ऑपोजिशन। इंडक्टर जैसे है ही नहीं, तो ये ब्रांच और ये ब्रांच, दो ब्रांचेस का रेजिस्टेंस सेम नहीं है क्या? इसका रेजिस्टेंस आर है, इसका भी आर है, तो क्योंकि रेजिस्टेंस सेम है तो करंट भी इक्वली डिवाइड होगा ना। जो 2E/R है, इक्वली डिवाइड होगा। तो इंडक्टर वाली ब्रांच में से कितना जाएगा? इंडक्टर वाली ब्रांच में से E/R, और ऊपर वाली ब्रांच में भी E/R। यहाँ पे मैंने क्या पूछा है? करंट इन द इंडक्टर पूछा है, कितना जाएगा वो? E/R। टोटल करंट कितना जाएगा टोटल सर्किट में? 2E/R। समझा क्या? ठीक है। यस हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, आते भी है, नीट में आ भी चुका है ऐसे 2 साल पहले क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा ध्यान से इसको करो। ठीक है, ओके। आप लोग एमसीक्यू नहीं पूछ रहे हैं, मतलब ज्यादा कुछ डाउट्स नहीं आ रहे हैं, दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। ठीक है, एक रिक्वेस्ट है, करो प्लीज एमसीक्यू। मालूम है नहीं मानेंगे रिक्वेस्ट, लेकिन मैं अपना काम कर रहा हूँ। ठीक है, रिक्वेस्ट है, एमसीक्यू करो, आपको बाद में बहुत तकलीफ होगी, बोल रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में एक लेक्चर और लगेगा इसकी थियरी कंप्लीट करने के लिए।